पीपल कांट कॉपी अ प्रोडक्ट इन फूड लाइन। वेरी सिंपल है। आप बोलो यार मैं दो नकली हल्दीराम खोल लूँगा, आप हल्दीराम शायद वर्ड तो यूज़ कर लो, बट उसका प्रोडक्ट कैसे दोगे? किसी की भी सेल जानने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता। आप जब उनके आउटलेट्स में विजिट करते हो, इन एनी रिटेल आउटलेट, चाहे आप हल्दीराम क्यों नहीं जाते, तो आपको उनके टेबल सेटिंग से ही पता चल जाता है। जो मैं खा सकता हूँ मैं वही खिला सकता हूँ, जो मैं खुद नहीं खा सकता वो मैं किसी को खिला भी नहीं सकता। 2002 में कोई नहीं सोच सकता था कि एक बंदा कच्चा चिकन बेचेगा, क्योंकि कच्चा चिकन बेचना वॉज अ मीडियोकर काम। पंजाबीज बहुत कम नॉनवेज खाते हैं, एटलीस्ट ओनली 30% पीपल इट इन पंजाब, वो बस इवन लेस देन दैट। आज मैं आपके लिए एक दिल्ली का ऐसा ब्रांड लेके आया हूँ जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ, उनकी ग्रोथ मैंने बचपन से देखी है। आज आपको पता लगेगा किस तरीके से एक फैमिली ओन्ड बिजनेस ग्रो होता है, किस तरीके से वो फ्रेंचाइज लेवल तक पहुंचता है बिना किसी फंडिंग के। हाय, माय नेम इज दमन साहनी। Hi, my name is Avneet Singh हाय, माय नेम इज करण सानी and we are from टीम सरदार। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई, क्या है स्टोरी, क्या हुआ था? इट्स अ वेरी हम्बल स्टार्ट। 22-23 साल पुरानी कहानी है। मेरे पिताजी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था उस टाइम पे, उसमें उनको काफ़ी लॉसेस हो गए थे और उनको कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा था कि उनके बच्चे उसके अंदर कुछ आगे अपना फ्यूचर बना पाए, विच वॉज अ मोटर पार्ट बिजनेस। सो वहाँ पर मेरे फादर को एक आइडिया रुका, बिकॉज हम लोग पंजाबीज़ हैं, हम लोग फूडी हैं एंड मेरे फादर का पैशन है फूड। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ फूड की लाइन में ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए ताकि मैं अपनी रोज़ी रोटी कमा सकूँ। फादर वो इज़ बेसिकली उन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है उस टाइम पे। उनको लगा कि क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखा है तो उनको लगा कि यार मुझे यार रेस्टोरेंट नहीं खोलना। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं खोलना, अपने आप से पूछा। कहते यार रेस्टोरेंट में यार 2 लोग आते हैं, उनको पहले तो एक AC वाला माहौल चाहिए, फिर एक क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, और फिर वो पानी का ग्लास भी दो, सर्विसेज दो, और फिर वो 1-1.5 घंटा बैठ के जाते हैं और बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट रहता है और इतना रिटर्न रहता नहीं है। तो कहते हैं यार मुझे कुछ ऐसा काम खोलना है कि कस्टमर आए, फटाफट ऑर्डर ले दे और चलते बने, ना ही उनको हमें कुछ सर्विसेज जैसे एक्स्ट्रा सर्विसेज से पूछना पड़ा। वो फूड इंडस्ट्री। तो वहाँ से उनका एक चला कि यार हमें एक क्विक सर्विस वाला QSR मॉडल टाइप एक खोलना चाहूँगा मैं। और क्योंकि मेरे फादर जहाँ हमारा रेजिडेंस है अशोक विहार में, वहीं पे एक मार्केट है मुर्गा मार्केट करके, तो मेरे फादर वहाँ पर अक्सर हमें ले जाया करते थे चिकन के लिए, जब भी खरीदने होते थे। तो उनका वहीं से पैशन उठा कि यार मैं एक चिकन शॉप खोलता हूँ ऐसे करके। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उनको लगा, बाद में रियलाइजेशन हुआ उनको कि यार ये काम मेरे अकेले बस का नहीं है, मुझे एक साथी चाहिए जो पार्टनर है जिसके साथ मेरी ताल से ताल मिल पाए। तो हमारे चाचा जी हैं जो मेरे डैड के फर्स्ट कज़न है, और उनका और मेरे फादर का प्यार इतना है कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मेरे जो चाचा जी हैं और मेरे फादर की हैबिट्स बड़ी मिलती हैं। दोनों ही टी टोटलर है बट फूडी बहुत है, मतलब बैठ जाएंगे तो किलो जलेबी खा जाएंगे, बट अगर उनको वाइन का ग्लास भी पूछ लो तो पियेंगे उस जमाने की बात। तो मेरे फादर ने एक बारी मेरे चाचा जी से पूछा एक बारी ऐसे ही, क्योंकि चाचा जी वॉज इन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। वहाँ से कहानी शुरू हुई कि यार मेरे चाचा जी को लगा कि नहीं यार, क्योंकि उनके बिजनेस में भी उनको लग रहा था कि अब धीरे धीरे एक डाउनफॉल आ रहा है। मेरे फादर के साथ उनका इतना अच्छा कनेक्शन बचपन से रहा है, कहता है टोनी यार तू जो स्टार्ट करेंगे ना मैं तेरे नाल। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो मुझे आज भी याद है मैं ईयर 11 में था और मीटिंग हुई घर पे। तो ये प्लान डैड तब उनके साथ डिस्कस कर रहे थे शाम को बैठ के चाय पे कि यार मिति यार मैं एक इस तरह का मीट शॉप खोलना चाहना भाई, जहाँ पर सोफिस्टिकेटेड मीट शॉप हो, ये जहाँ पर एक क्लीन और हाइजीन नाम की एक चीज़ है। क्योंकि यूजुअली मीट शॉप्स जो होती हैं वो अनहाइजीनिक होती हैं, क्योंकि वहीं स्लॉटरिंग हो रही है, वहीं ब्लड गिरा होता है, और यूजुअली आप देखेंगे कि लेडीज़ नहीं आ पाती हैं वहाँ पर, फीमेल नहीं आ पाती हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। तो वहाँ से एक क्लिक हुआ आइडिया कि हम एक मीट शॉप अपना स्टार्ट करते हैं। और देखा देखी दोनों ने मिलके टीम बन गई, साथी हो गए। अब उन्होंने अपना R&D करना स्टार्ट कर दिया। हम गलीना बड़ा जाया करते थे, गोल मार्केट में होता था, क्योंकि बंगला साहब गुरुद्वारे जाते थे, वापस आते वक्त गलीना करके होता था रेस्टोरेंट, और वहाँ पर हम
सॉसेजेस, सलामी और ये बड़ा खाया करते थे। तो और एक कनॉट प्लेस में थे खूबचंद करके, उनसे भी हम हैम और सलामी खाया करते थे। तो डैड को लगा कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर ना ऐसा कुछ है नहीं, अशोकविहार साइड में, और वहाँ पर फिर ये कहानी स्टार्ट होती है। उन्होंने R&D करनी स्टार्ट करी कि चलो चिकन यहाँ से मिल जाए, मंडी से लिया करेंगे और सीख कबाब यहाँ से ले आया करेंगे। तो जब उनकी तलाश स्टार्ट हुई कि ये सीख कबाब कहाँ बनते हैं, तो एक जगह पहुँचे जहाँ पर सीख कबाब बनते थे और बड़े ही वो लोग सप्लायर्स हैं बड़े। ये है पहाड़गंज के अंदर जो सप्लायर्स हैं। तो मेरे चाचा जी और मेरे डैड उन सप्लायर्स के पास गए बात करने के लिए। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि यार बड़े ही अनएथिकल और बड़े ही अनहाइजीनिक वे से, अनऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग कबाब्स बना रहे थे, जो कि बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई मेरे फादर और मेरे चाचा जी को। बीइंग अ ग्रेजुएट दोनों और फूडी, वो उन्होंने फट पकड़ लिया, यार ये तो जैसे कबाब बना रहे हैं तो हम भी बना लेंगे। मेरे चाचा जी मेरे डैडी को कहते हैं, टोनी ऐसी कर लेंगे? डैडी कहते हैं बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हम जो चीज़ मेरे चाचा जी शुरू से बोलते हैं, उनकी थ्योरी रही है, जो मैं खा सकता हूँ मैं वही खिला सकता हूँ, जो मैं खुद नहीं खा सकता वो मैं किसी को खिला भी नहीं सकता। ये बड़ा ही उनका एक कह लो पत्थर पे लिखी हुई लकीर है, जो आज भी हम फॉलो करते हैं। क्योंकि ये बात अमूमन लोग बोलते हैं कि हलवाई अपनी खुद की मिठाई नहीं खाता, बट हम वो हलवाई नहीं है। हम वो हलवाई है जो पहले खुद खाएंगे या हम अपने बच्चों को खुद खिलाएंगे और वही हम खिला सकते हैं। हमारा मोटो ही यही है। तो मेरे पिताजी ने बड़ी हिम्मत करके मेरे ताया जी से परमिशन ली, और उनको हमारी कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने अपने आधा पोर्शन हमें दे रखा था रहने के लिए। हमारे ताया जी ने, ताऊ जी ने, वो उन्होंने बोला कि मैं आप घर से ये बेसिकली स्टार्ट हुआ। हमने एक छोटी सी जगह किराए पे ली मुर्गा मार्केट में। फॉर्चुनेटली आज भी वही जगह किराए पे आज भी हमारे पास है। 22-23 साल 24 साल हो गए हैं। बड़ी लकी जगह है वो हमारे लिए। और हमने पहली जो अपना प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाई, अपने घर पे लगाई। 2 कमरों को बैक साइड में, बैक लेन में हमने अपना घर में वहाँ छोटी सी फैक्ट्री लगाई हमने। तो और फ्रंट में एक रूम में, 1.5 रूम में हम डैडी और हम सोते थे, और एक दुकान हमने खोल ली अशोकविहार में छोटी। तो हम रोज़ जो हमारी प्रोडक्शन जो होती थी, रोज़ की छोटी छोटी प्रोडक्शन होती थी, वो मान लीजिए 3, 4, 5 किलो सीख कबाब हम रोज़ बनाते थे। इससे पहले कभी घर में सीख कबाब बने थे? कभी नहीं बने। बट एक होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट भी नहीं था। वी यूज टू मेक एवरीथिंग, हम सब कुछ घर पे बनाते थे खाने की। माई डैड वॉज, पापा बड़े अच्छे शेफ थे, बड़े अच्छे कुक थे, और फ्यू रेस्टोरेंट्स हम चाइनीज़ खाने बाहर जाते थे, क्योंकि चाइनीज़ तब घर पे बनाना बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो बट इंडियन हम लोग घर पे ही बनाते थे सारा का सारा। बट इससे पहले एक और टास्क आया चाचा जी के ऊपर और फादर के ऊपर, एज सोसाइटी का प्रेशर। 2002 में कोई नहीं सोच सकता था कि एक बंदा कच्चा चिकन बेचेगा, क्योंकि कच्चा चिकन बेचना वॉज अ मीडियोकर काम। कोई हाई ग्रेड बंदा, कोई अपर स्टैंडर्ड का मिडिल क्लास बंदा वो काम नहीं करता था। उसको वो इंडस्ट्री नहीं पता थी कि वो ब्लड है, वो ये है, और दुकान खोलेंगे ऐसे बेचेंगे। वो सोसाइटी का बहुत बड़ा था, जिसमें हमारे दारजी जो हमारे चाचा जी के फादर है, जो मेरे फादर के भी फादर लगते हैं, मास्टर लगते हैं, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि कोई बात नहीं, तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ। सोसाइटी की टेंशन छोड़ के, बिकॉज सोसाइटी वॉज अ बिगर थिंग। आज भी मेरे को अच्छी तरह याद है, बीइंग इन माय स्कूल, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने चिकन का काम स्टार्ट करा है। तो आई थिंक दमन तो तब पास आउट हो चुका था, तो हमारा फन बनता था। स्कूल में होता है जब कोई ना कोई बोलता था, ये मुर्गे वाला है, ये है, ये फलाना है। तो वी हैव फेस्ड दैट थिंग इन अवर स्कूल। बुली होती थी ना, जैसे डराते नहीं थे, हम मुर्गा भी काटते, तेरे को भी काट देंगे। तो वो आज सिनेरियो चेंज हो चुके हैं कई सालों में। लाइक मैं वही बता रहा था, इट्स अ वेरी स्टार्ट। सो जो वो स्टार्ट थी, बड़ी डिफिकल्ट स्टार्ट थी फॉर द फैमिली। हम्बल स्टार्ट थी, यूँ कह लीजिए कि मैंने आई हैव सीन माय मदर आल्सो वर्किंग समटाइम्स विद द लेबर। 2 लेबर होती थी जी घर पे, ठीक है ना जी, और 2 ही लेबर से स्टार्ट हुआ है। और आज धीरे धीरे हमें नहीं पता था कि आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आज भगवान हमें ये भी दिन दिखा रहा है कि गॉड इज़ वेरी ग्रेट, वेरी काइंड, टू बी ऑनेस्ट। जब ये स्टार्ट हुआ तो वही जैसे बता रहे लाजपत राय मार्केट में मेरे फादर का होता था काम। तो उस टाइम मेरे फादर को टीबी हुआ। मैं अपने फादर को देखता था, ही वाज ऑन बेड फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, कि हाँ यार घर बैठे हुए हैं,
काम वहाँ पे है नहीं। चाइनीज़ बेसिकली जो मार्केट थी ना वो डोमिनेटिंग हो चुकी थी उस पीरियड के अंदर। अंकल और पापा का वही प्यार ऐसा था कि करेंगे तो साथ में मिलके ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हमने पापा को, अंकल को हमने उस पीरियड में ऐसे देखा है कि 14-14 घंटे, 15-15 घंटे वो काम करते थे। आधा घंटा बीच में आ जाते थे, वरना सुबह से लेके 10 बजे से लेके अंकल भी लगे होते थे, 1-1 बजे तक रात को वापसी आ रहे होते थे। मतलब ईजी जर्नी नहीं रही। मतलब उन्होंने हमारे तीनों के लिए बड़ा अच्छा पाथ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना था उन्होंने हमारे लिए। हमारे को ये था कि हाँ, कि ये जो हमारे को पाथ मिला है इसको हमें आगे लेके जाना है, यहाँ फुल स्टॉप नहीं करना है। तो उस टाइम पे चीज़ें क्या होती थी? आप रॉ मटेरियल कहीं से लेके आते थे? मतलब मुर्गा कटा हुआ लेके आते थे पहले, या मुर्गा लेके आते थे? मुर्गा कटा हुआ ही आता था हमारे पास स्टार्टिंग से जो आता था। हमारे वेंडर हैं जो आज भी 22-23 साल हो गए उनको, और हमारा बड़ा उनसे प्यार है। वो भी हमारी बेसिकली, उनको कहूँगा ना, हमारी रीढ़ की हड्डी पीछ तो वो ही रहे हैं स्टार्टिंग से। दे हैव ऑल्सो ग्रोन विद अस, वी हैव नॉट। आज भी हम वही वेंडर से सामान ले रहे हैं। 24-23 साल आज भी उसी फैमिली से हम बिजनेस कर रहे हैं, एंड उन्होंने भी ग्रो करा है। हमारा फैमिली का शुरू से एक मोटा था कि जो भी हमारे साथ जुड़ेगा वो ग्रो करे। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, जो मार्केट थी मुर्गा मार्केट, नाम ही मुर्गा मार्केट था, वो थी नॉनवेज का अब, और वहीं पे आपने भी शुरू कर दिया, तो स्टैंड आउट कैसे हो रहे थे? स्टैंड आउट था झटका एंड हलाल। जो सामने मार्केट थी बिल्कुल, जो हमारे ऑपोजिट आज भी है, दैट इज़ अ मुस्लिम डोमिनेटिंग जो मार्केट है। एंड वहाँ पे अभी भी हलाल कटता है, और पहले भी वो हलाल सारा कटता था। हमारा जो था डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो सरदार हम रिलेट उसको करते नहीं है रिगार्डिंग द रिलीजन, लेकिन वो सरदार के रिलेटेड उनको यार ये तो झटके वाला होगा। वो मार्केट में हमारा स्टैंड आउट हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर। यार एक तो हाइजीनिक बिल्कुल तरीके से काम हो रहा है। हमारी शॉप पे कोई आ रहा तो यार मिठाई की दुकान बोलते हैं, आज भी कहीं बंदा आया था ना, यार यहाँ दूध मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा मीठे वाली चीज़, तो वो इस स्टैंडर्ड से हुआ। तो जो लोग आने शुरू हुए धीरे धीरे, फिर वो यहाँ पे चेंज हुए, यार कि अलग तरीके से काम मिल रहा है, साफ सफाई है, सब कुछ है। वो हमारे लिए स्टैंड आउट था उस चीज़। सरदार डजंट मीन अ सिख। जो हमारे चाचे ने इसका ब्रांड का नेम दिया था, इट डजंट मीन अ सिख, इट मीन्स लीडर। बड़ा फैक्टर क्या था जब पीक करे आप? जैसे मल्टीपल आउटलेट्स बनने शुरू हुए या चेंज आना शुरू हुआ? इट टुक क्वाइट अ ईयर्स, बहुत साल लगे। हमने कोई भी काम बिना R&D के नहीं करा। माय फादर, दोनों चाचा ये R&D में ही लगे रहे काम के ऊपर, क्योंकि नॉलेज नहीं थी जब ये स्टार्ट करा। तो जो नॉलेज धीरे धीरे इंडस्ट्री से गेन करते रहे, क्योंकि कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करे गए थे कि हाउ टू मेक अ कबाब, हाउ टू मेक अ सलामी। और तब आई थिंक इंटरनेट का भी इतना ज़माना नहीं था, यूट्यूब नहीं था जहाँ से हेल्प मिल सकती थी। तो बाय रीडिंग द बुक्स, बाय ये फेयर्स में जाना, कुछ क्लासेस अटेंड करनी, तब मेरे फादर ने और चाचा दोनों ने टीचिंग स्टार्ट करी। दे इंट्रोड्यूस लॉट ऑफ थिंग्स इनटू इट, और धीरे धीरे स्टेप बाय देयर वाज नथिंग लाइक दैट कि हम एकदम से ऐसे हम राइज करें हैं। एंड इन द मेन टाइम हमारी एजुकेशन स्टार्ट हो गई। बड़ा भाई भी ऑस्ट्रेलिया चले गए पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा फादर का फोकस था कि तुम दोनों वहाँ पे सेटल हो जाओ। एक होता है ना शुरू से पंजाबियों का होता है, सरदारों का होता है, यार मेरा बच्चा बाहर होना चाहिए, सेटल डाउन होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ चल रही है। जैसे आज भी पीपल लाइक टू मूव टू कैनेडा। तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, भाई भी ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर भी पीछे फादर और चाचा जी थे। तो उनको ऐसा लगता था कि बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ और काम कराएंगे, ये काम अच्छा नहीं है। अभी भी एक्चुअली क्या था, तब तक इतनी ग्रोथ दिख नहीं रही थी। ओवर द पीरियड ऑफ आई वुड से कि पहले इनिशियल 5-7 सालों में इतना ग्रोथ ऐसे नहीं पता था। आज तो डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं बिजनेस करने के। आज तो स्टार्टअप्स के नाम पे आपको फंडिंग मिल जाती है। तब ये ज़माने नहीं थे। तब उस टाइम पे जो नॉनवेज होता था, चिकन, और ये बड़ा ही नीश प्रोडक्ट होता था। लोगों के घर में हफ्ते में एक बार बना करता था, 10 दिनों में एक बार बना करता था, या खुशियों का एक ये सौगात होती है। जैसे आज जैसे किसी की सैलरी आती थी तो एक हफ्ते तक चिकन बनता था, क्योंकि तब चिकन खाने वाले लोग कम भी थे, और चिकन थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लोगों को ऐसे लगता था। पैसे नहीं होते थे लोगों के उस टाइम पे। वो एक सेलिब्रेशन होता था। जैसे आप मान लीजिए, तो अब आज की डेट में पूरा सिस्टम, आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। आज हेल्थ को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जाता है आज की, और तो एक एज अ प्रोटीन वैल्यू जो
नॉनवेज एक ऐड करता है, चाहे वो एग्स हो जाए, चाहे फिश हो जाए, चाहे वो मीट हो जाए, चाहे वो और टेस्ट बर्ड्स भी कुछ ऐसे लोगों के पहले इतने ज़्यादा अपना डेवलप कर चुके हैं कि लोग नॉन वेजिटेरियन काफ़ी पढ़ते जा रहे। मुझे याद है मेरे बचपन में 2-3 चीज़ें मिलती थी, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, अफगानी चिकन और तंदूरी चिकन, बस। इसके अलावा, और वो भी ऐसा होता था 15 दिन में एक बार चिकन आता था और सुबह से एक्साइटमेंट होती थी आज चिकन खाएंगे या चिकन खाना होता था। बर्थडे पार्टी कर रहे हैं घर पे, स्पेशल हो गए होती थी शादियों में। तो तब शादियों में भी बड़े चलते थे, फ्राई चिकन चलते, लोग शादियों में इस करके जाते थे। शादी का एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको, मेरे को शादी से याद आया। मेरे अपनी पहली शादी सरदारों की जो देखी, उसमें देखा मैंने इतना चिकन। हमारे में, मेरे हिंदुओं में कभी चिकन इतना नहीं देखा था। वो टेबल पड़ी है, उस तले जा रहा, वो डाले जा रहा, तले जा रहा ना, हिल गया इतना चिकन। उस टाइम तक चिकन एक लग्जरी होती थी, तो मैंने खाया, मैं खुश। उसके बाद क्या हुआ, थोड़े बड़े हुए तो वो मेमोरी थी। एक और सरदार पापा के फ्रेंड थे, तो उनकी शादी, उनकी बेटी की शादी थी, तो हमको बुलाया, मेरा भाई और मैं एक्साइटेड। हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लंच भी नहीं किया, रात को दबा के खाना, भाई बहुत मजा आएगा। वो पता लगा वेज शादी तो तब से मुझे डर लगता है, तब से मैं पूछ लेता हूँ भाई कि जाने से पहले जाना सफल हो कि नहीं हो। सो बेसिकली ये जो ग्रोथ ऑफ जर्नी रही है, एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। पर पर्सन का जो पर ईयर का कंजम्पशन है वो भी बढ़ा है। आज की डेट में मैं बोलूँ तो पनीर महंगा ही बिकता होगा चिकन से, तो लोगों को, खाने वाले को लगता है कि यार मैं पनीर क्या खरीदूँ, चिकन ही खरीद लेता हूँ एक वो भी और एक टेस्ट बर्ड भी है, मुझे ऐसा लगता है। एक प्रोटीन वैल्यू काफ़ी ऐड करता है चिकन। एक तो चिकन के अंदर एडल्ट्रेशन नहीं है। आपने कई बार ही सुना होगा कि पनीर में अडल्ट्रेशन है, हर साल न्यूज़ आती है कि पनीर में अडल्ट्रेटेड पनीर मिलता है, दूध अडल्ट्रेटेड होता है। मैं आपको बताऊं तो अंडा, चिकन और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल वेजिटेरियन पीपल, बट अंडे के अंदर और चिकन के अंदर यू डोंट फील एनी अडल्ट्रेशन। देयर इज नो एडल्ट्रेशन इज वेरी लेस इन द प्रोसेस्ड के अंदर आ सकती है, बट रॉ फॉर्म के अंदर। पर चिकन के अंदर मैंने सुना है कि उनको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, HGA दिए जाते हैं, जिसकी वजह से चिकन हम जो खा रहे हैं वो हमको इनफैक्ट फायदे की जगह नुकसान कर रहा है। नहीं, सो जो थ्योरी है वो दीज आर ऑल थ्योरीज। बट जैसे क्रॉप्स के अंदर आया है कि हाँ जी, पहले एक साल में 3 फसल उगती थी, अब 5 फसल उगने लगी है। इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी जो आ रही है। आने वाले आप टाइम में शायद ये भी सोच सकते हो, अब हाइपर वो आ गई है, फार्मिंग आ गई है, तो चीज़ें चेंज हो रही है। इट डजंट मीन कि इट इज़ हार्मिंग अस एंड ऑल दैट। तो जो नया टेक्नोलॉजी आएगी वो तो हर इंडस्ट्री में आएगी। आप पुराने ज़माने के हिसाब से अपनी चीज़ें नहीं रख सकते। जो पुरानी टेक्निक्स थी वो आज की डेट में वाइबल ही नहीं हो पाई है, हो सकती। तो इट विल अगेन चेंज इन फ्यूचर ऑल्सो, इट विल चेंज। तो इट इज़ नॉट हार्मिंग एनीथिंग। देयर आर वेरी लेस इंसिडेंट्स, देयर आर वेरी लेस, देयर इज ओनली थ्योरी अबाउट एवरीथिंग। प्रैक्टिकली इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं निकला, वरना द गवर्नमेंट्स आर सो सीरियस अबाउट इट कि दे वुड हैव बैन इट। पीछे कई केसेस आए हैं बर्ड फ्लू के, कई बार आ जाता है बर्ड फ्लू आ गया। सो विदाउट एनी नॉलेज पीपल स्टॉप ईटिंग चिकन। बट बर्ड फ्लू इज कम फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स रादर देन ओनली चिकन। नॉर्मल बर्ड से भी बर्ड फ्लू आ जाता है। और गवर्नमेंट्स हमारी इतनी स्ट्रांग है, अगर किसी एरिया में इस टाइप का, जैसे कोरोना में हुआ, एक वायरस आया, गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया। दे वोंट टेक अ चांस। अगर गवर्नमेंट को फील होएगा कि देयर इज अ बर्ड फ्लू, देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द चिकन मैन्युफैक्चरिंग, तो दे विल शट इट डाउन। वेरी सिंपल एज दैट। ट्रस्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स एंड एवरीथिंग। कुछ भी आता है, दे मार्केट, चिकन मार्केट हैज बीन सो ऑर्गेनाइज्ड नाउ कि हर चीज चेक होके आती है मार्केट में। अडल्ट्रेशन खराब तब हो सकता है कि किसी ने कोई फूड बनाया हो और जो प्रॉपर टेम्परेचर में ना रखा हो, उसकी वजह से वो खराब हो सकता है। जैसे हमारे घरों में खराब हो जाता है। आपने अगर दूध बाहर रख दिया तो दूध अगले दिन फट जाएगा, इस बिकॉज उसको टेम्परेचर नहीं मिला। तो इसके पीछे की ये साइंस है, इसके पीछे की और कोई नहीं है कि वो दूध पीछे से खराब था इस करके फट गया। इट्स द टेम्परेचर थिंग। तभी हम कहते हैं कि जितने भी मीट स्टोर्स है, वही तो हमारे पास चैलेंज था कि हाउ टू। आज भी अगर आप पुरानी कोई शॉप्स देखते हो स्लॉटरिंग जहाँ पे होती है, उन्होंने विदाउट फ्रिज रॉ चिकन बाहर रखे होते हैं ऐसे, विच इज़ बैड। बैक्टीरिया ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बहुत साइंस है इसके पीछे।
इस करके कहीं से कोई बंदा कहता है ये फ्रोजन है, ये फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ, ये सेफ है क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ है। आपके घरों में तभी फ्रिज है क्योंकि आप घर से की ग्रोसरी आप फ्रिज में रखते हो, वो तभी सेफ रहती है। अगर आप उसको बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर में, वो जल्दी खराब हो जाएगी, बैक्टीरिया ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब आया बिजनेस के अंदर, जब रियलाइज किया कि ऑस्ट्रेलिया से अब इंडिया आना है? तो जब रियलाइज़ हुआ, मैं सबसे पहले आया 3 साल में वापसी आया, तो क्योंकि वहाँ समझ में आ गया था, वहाँ बिल्कुल हमें माइनस से स्टार्ट करना था मेरे को और ब्रदर को, एंड इट वाज बिकमिंग वेरी टफ ओवर देयर, क्योंकि एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल जो वहाँ पे रहते हैं आज भी, जो यहाँ से लोग अपना देश छोड़ के जाते हैं, अपने पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, फ्रेंड सर्कल छोड़ के जाते हैं, तो एक इमोशनल कनेक्ट था जो मैं छोड़ नहीं पाया। सो आई केम बैक। अवनीत ने तब तक अपनी स्टार्ट कर दी थी ग्रेजुएशन, ही वॉज ऑल्सो कमिंग टू द शॉप। I started the business or came into the It's around 2010 जब हमने it was around 2010। तो पहले हमने कुछ और भी सोचा, मैंने कुछ और सोचा, एक बंदा बाहर से आता है, अलग वाइब लेके आता है बंदा। Then I started यार why not to join my father business, let's see कि यार पहले भी कर चुके हैं, इसमें पोटेंशियल भी दिख रहा है। तो क्योंकि मी एंड माई ब्रदर डिड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, तो वी डिड द सेम कोर्स, हमें कुछ आइडियाज़ थे, इंटरनेशनल थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया था, यू नो, और काम करने का भी एक्सपोजर मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे हमने बड़े काम करे हैं अलग अलग टाइप के। इट वाज वेरी डिफिकल्ट जर्नी एज अ स्टूडेंट ओवर देयर। तो जब यहाँ पे आए तो हमने ये स्टार्ट करा, फादर और चाचा जी ने दोनों ने सपोर्ट करी, दे हैव नेवर क्वेश्चनड अस, बल्कि उन्होंने एक फादर सपोर्ट ही करा है हमें। और दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि यार नहीं चलो एक की जगह, क्योंकि वो दोनों बिजनेस में थे, तो मी एंड अवनीत स्टार्टेड अ डिफरेंट शॉप। वी ओपनड आवर फर्स्ट आउटलेट इन रानी बाग। हमने अशोक विहार में काम नहीं करा, हमने अपना एक पर्सनल आउटलेट खोला रानी बाग पार्टनर हमारे एज अ पार्टनर, सेम बिजनेस विद द सेम नेम, विद अ पार्टनर। तो फिर हमें फील हुआ यार अब ये यहाँ पे भी चल रहा है नॉर्थ के अंदर। वी हैड दैट टाइम 4 आउटलेट्स, वी हैड वन इन अशोक विहार, वन इन रोहिणी, other one in Pashchim Vihar. That was within a family. And the fourth one we started in रानी बाग। तो जब हमने रानी बाग में 6 महीने काम करा, मैंने अवनीत ने, हमने बड़ा कुछ सोचा, और हम जो भी कुछ कमाते थे, जो फादर थे और चाचा, वो काफ़ी अर्निंग फैक्ट्री में दोबारा लगाते थे। दैट्स वाई हमें इन्वेस्टमेंट नहीं ली, जो हम कमाते थे वो हम उसी में पैसा बिजनेस में लगाते थे टू अपग्रेड द मशीनरीज। धीरे 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 इट वाज स्टेप बाय स्टेप, एंड देन वी रियलाइज नहीं यार दिस हैज़ अ पोटेंशियल। तो बेसिकली जो 4 आउटलेट्स बने थे वो कैसे बने थे, स्टैंड अलोन थे या फिर पार्टनरशिप पे थे, कैसे थे? सो जो आउटलेट्स है वो सारे स्टैंड अलोन ही थे बेसिकली, बट मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास थी, वो बड़ी छोटी थी जो घर पे थी। वी आर इन अ 4-4 मॉडल। जो हमारे जितने भी फ्रेंचाइज है ना, दैट्स फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड ओनली। मतलब हम उसमें इन्वॉल्व उस तरीके से होते भी ना, हमने एक तरीके का फ्रीडम सबको स्टार्टिंग से दिया हुआ है कि आप ढंग से काम किए, सब कुछ कीजिए। मार्जिन हमने उनको उस हिसाब से देते थे, स्टोर्स को देते थे, उसी हिसाब से फिर वो डेवलपमेंट स्टोर्स की हुई है। रोहिणी अराउंड 2004 में स्टार्ट हुआ, हम 2002 में हमने स्टार्ट किया। रानी बाग एंड पश्चिम में 2010 में हमने फिर दोनों वो स्टोर स्टार्ट। और रोहिणी वाला कौन है, वो आपके रिश्तेदार ही है? हाँ, चाचा जी हैं जो जिन्होंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, आपके फादर के साथ? हाँ। ठीक। तो बेसिकली क्या हुआ, सारे बच्चों ने अपना अपना अलग अलग आउटलेट्स बना, थोड़ा सा बना लिए, थोड़े से चाचा जी ने अपना अलग बना लिया, बट फैक्ट्री का जो सेटअप था वो हमारे घर पे था अशोक विहार में फॉर 2.5 years। क्यों 2.5? एंड देयर वाज अ थिंग, सलमान खान का बड़ा फेमस डायलॉग है कि लात पड़ती है बंदा आगे जाता है। तो हमें लात पड़ी हमारे नेबर से, सो दे कंप्लेंड अबाउट इट दैट दे आर रनिंग अ कमर्शियल एक्टिविटी इन अ रेजिडेंशियल प्लेस। भाई घर पे बैठ के आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो क्योंकि देखो है तो हम इंडियंस, हम जहाँ पैसा बचा सकते हैं हमने वहाँ बचाने की कोशिश करी, कहाँ रेंटल बचा सकते हैं। एवरीथिंग वाज इन अ एक्सपेरिमेंटल मोड टिल 2-3 years। वो तब से एक्सपेरिमेंटल मोड में ही था ये सारा बिजनेस। तो उन्होंने करा, और रातों रात हमें पुलिस कंप्लेंट हुई, रातों रात हमें अपनी फैक्ट्री उठा के एक जगह शिफ्ट करनी पड़ गई। और क्योंकि वो हमने जो शिफ्ट करी वो थोड़ी और बेटर जगह थी, बड़ी जगह थी, वहाँ पे और आराम से हमने काम करा, और फ्रिजेस डाल दिए। चलो यार ये अच्छा ही हुआ, वी गॉट दिस न्यू प्लेस एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद हमें थोड़ा रियलाइज़ हुआ नहीं, जब हमारे पास जगह फैक्ट्री में बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग स्पेस थोड़ी बढ़ गई है, थोड़ा इजी हो गया है, और धीरे धीरे हमारे क्लैरिटी आने लगी कि कैसे माल और अच्छा बनाना है, कबाब्स को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, पैकेजिंग और हाइजीनिकली कैसे कर सकते हैं। दोज वर द मशीन, देयर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन इट। तो एज एंड हाउ वी कैन क्रिएट अ ब्रांड आउट ऑफ इट।
तो जो ये ब्रांड वैल्यूएशन और ब्रांड जो ये ब्रांड आया वो आई थिंक 2010 में आया जाके। हाँ 2010 में ये हमने 2010 में 2011 में आया नहीं यार ये ब्रांड बन सकता है, वी कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट। एक पैकेजिंग हमने इंट्रोड्यूस करी थी मेरे ख्याल से 2012 के करीब। 2012 हमने फर्स्ट पैकेजिंग इंट्रोड्यूस कर, तब तक हमारे कबाब्स खुले बिकते थे, ट्रे में जैसे मिठाई बिकती है। हाँ तो वहीं पे सलामी काटते थे, वहीं पे सब कुछ करते थे। तो दैट वाज तब हमने 2012 में हमने पैकेजिंग लेके आए यार, पैक करते हैं और लोगों को पैकेट्स ही देते हैं सबको। एंड विद इन 2012 आई थिंक 2013 दमन जॉइंड अस। दमन ने भी फैसला किया नहीं मेरे को इंडिया आना है। With 7 years of experience in hospitality in Australia, Daman ने also join करा। And as soon as Daman joined us and we three, then we just कि एक से एक बस वो जो हमारे कस्टमर्स थे, तो जैसे आप कहते हैं कि you know YouTube have given you a lot, so ऐसे जो हमारे 10-12 साल का कस्टमर बेस था उन्होंने हमारा बड़ा कुछ दिया, उन्होंने हमारा बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट करा। हमारे कस्टमर्स जो थे जो घर पे सामान लेके जाते थे उन्होंने इस बिजनेस को एक कि यार मेरे को फ्रेंचाइजी कर, मेरे को आप मेरे को भी खोल दो दुकान, मेरे को भी खोल दो। एंड दैट टाइम आई थिंक दिल्ली वॉज यू नो अलग अलग लोग नॉर्थ दिल्ली से कोई सेट हो रहा, गुड़गांव में जा रहा था, कोई नोएडा में जा रहा था, पीपल वर एक्सपेरिमेंटिंग विद द अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो आई रिमेंबर कि गुड़गांव में जब दिल्ली के हमारे थे बंदे, सराज जी एक अंकल हैं, तो वो पहले गुड़गांव शिफ्ट हुए, तो उन्होंने कहा मेरे को यहाँ बिजनेस खोलने है वाला, बेटा तू खुलवा रहे। हमें कोई आइडिया नहीं था उनको कैसे खुलवा के देंगे, कैसे करेंगे, चलो हिट एंड रन करते हैं, ट्रायल करते हैं। हमने उनसे कुछ पैसे मांगे ब्रांड के, उन्होंने हमें दे दिए। हमने कहा अच्छा ऐसे ब्रांड के पैसे भी मिल जाते हैं। तो ब्रांड ट्रेडमार्क्ड है, ब्रांड ट्रेडमार्क, एवरीथिंग हैज बीन ट्रेडमार्क्ड, एवरी हैज बीन ऑल पेपर वर्क एंड। तो तब हमें समझ आया जब हमने पहली बारी फ्रेंचाइजियों के पैसे लेने स्टार्ट करे लोग, अब तक क्योंकि रिश्तेदारी में था, तो फिर हमने कहा नहीं यार वी शुड हैव टेक दिस, अब हमें इसको एक आगे करना है। बट हमने वो पैसे लेके कुछ नहीं करा, हमने अगेन वी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड वी स्टिल आर डूइंग इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस। आज वी गॉट अराउंड हाउ मेनी, वी गॉट 55 outlets in Delhi NCR. We got a good plant in Rai which is running. Our factory is now in Rai and it's 4-story. Everything, half of the things are automated now. The kebabs are making automated now, so that कि minimum hand लग सके and maximum hygiene वहाँ से निकल सके। क्वालिटी कंट्रोल भी that's अब आज का चैलेंज ही यही है कि क्वालिटी कैसे कंट्रोल करी जाए। Today is the challenge basically what we are accepting and we are facing also. तो ये 55 आउटलेट्स में से कितने फैमिली ओन्ड है और कितने right now I think 4 to 5 वही पुराने ही हैं। 2 स्टोर हमारे अपने हैं and 2 store we are running ourselves as a factory outlet, you know, as a company outlet. One in Ashok Vihar because we live in Ashok Vihar. Other one is Mall Town because that's near to our house. And उसके बाद आप बाकी सारे फ्रेंचाइजी रिश्तेदारों में सबको फ्रेंचाइजी दे रखी है? नहीं, सिर्फ 4 जनों को दे रखी है। ठीक है, जिन्होंने मांगी। रिश्तेदारों का काम है अपना, अच्छा सबका अच्छा काम है। ये इन्होंने सबने मेरे ख्याल से हो गए 15 साल हो गए जो फैमिली वाले हैं। अब उसके बाद कोई फैमिली में रिलेटेड ऐसे किसी ने नहीं खोल लिया। ठीक है, बट इट्स जस्ट फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स की कोई फैमिली, माउथ ऑफ वर्ड पब्लिसिटी जो हमें मिली है। तो अभी कैसा चल रहा है आपका फ्रेंचाइजी मॉडल? थोड़ा एक्सप्लेन करो फाइनेंशियली कि कितने रुपए फ्रेंचाइजी फीस लेते हो और कैसे करते हो। सो प्री कोविड जो था हम वी यूज्ड टू टेक जो हमारा जो फ्रेंचाइजी जो था 3 लाख रुपीस लेते थे हम लोग फ्रेंचाइजी कॉस्ट का, जिसके ना वन टाइम हम क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी लाइक वी यूज्ड टू चार्ज देम और इट्स फॉर लाइफ टाइम, जिसके अंदर हम उनको ब्रांड नेम देते थे। वी यूज्ड टू हेल्प देम विद द स्टाफिंग एंड एवरीथिंग। नाउ वी हैव इंक्रीज्ड इट टू 5 lakhs फ्रेंचाइजी मॉडल। उसके अंदर आज भी वही चीज़ है, जोन हम देते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी एक्सक्लूसिव हमसे लेता है तो हम रेडियस देते हैं 3 to 4 किलोमीटर्स का उनको रेडियस देते हैं। विद इन दैट रेडियस हम और दूसरा आउटलेट नहीं खोलेंगे। तो इतना ज़रूरत भी है आपको, एक रेडियस एक 3 से 4 किलोमीटर का रेडियस चाहिए भी है। और वी हेल्प देम फ्रॉम द स्क्रैच टू हाउ टू एस्टैब्लिश एंड रन इन दैट। हम उनको एक वीक की अपना एक हम उनको एक अपना अपने ही एग्जिस्टिंग स्टोर्स के अंदर उनको एक 15 दिन और 1 महीने के हम उनको मैंडेटरी
ट्रेनिंग का भी ऑप्शन देते हैं कि ताकि वो सीख जाएं कि हाउ टू रन दिस सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि मीट बिजनेस एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस है। इसके अंदर आपको जब एक सप्लाईज आती हैं तो यू शुड नो व्हाट क्वालिटी इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू फ्रॉम डिफरेंट सप्लायर्स, एंड यू शुड ऑल्सो नो कि मीट को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि मीट को हैंडल करने का ही सारा का सारा एक स्किल अपना खेल है। ये पता चले फ्रीज़र में कम टेम्परेचर में डाल दिया तो जिससे क्या होता है कि अब मान लीजिए सब्जी है, तो सब्जी अगर सुबह खरीदी है सब्जी वाले ने तो शाम तक वो थोड़ी सी मुरझा जाती है बट फिर भी बिक जाती है। बट मीट के अंदर ऐसा नहीं होता। रॉ चिकन अगर सुबह स्लॉटर होके आया आपके पास और अगर वो करेक्ट टेम्परेचर में आपने उसको स्टोर नहीं किया तो शाम तक वो ख़राब हो जाएगा। तो या तो ये हीरो होता है या फिर ये ज़ीरो होता है। ये नहीं है कि शाम तक या अगले दिन हम इसको थोड़ा सा ख़राब हो गया तो हम इसको सस्ते या रेट में या पार टू पार बेच देंगे, ऐसा नहीं होता। हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट, इट्स अ वेरी हाईली पेरिशेबल कमोडिटी, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी ज़्यादा हाईली। 2 घंटे भी अगर अनअटेंडेड देख लिया, अगर बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है गर्मी में दिल्ली में और 2 घंटे भी अनअटेंडेड रह गया, लाइट चली गई मान लीजिए, तो यू हैव टू टेक योर एक्शंस वेरी क्विक इन इट। यू जस्ट कांट बी लाइक गो ईजी विद इट। सो ये समझने वाली बात है। और ये इसी करके आप देखते होंगे अमूमन हम फूड पॉइजनिंग्स हो जाती हैं दिल्ली वालों को या बहुत सारे लोगों को, कि बाहर से इधर उधर से खा लेते हैं, वहाँ स्टोरेज फैसिलिटी तो उनके पास होती ही नहीं है। और होता क्या, शाम तक चिकन के अंदर जो होता है वो बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है मीनवाइल, और ऊपर से वो अनकुक्ड हो तो और। तो फ्रोजन कितने टाइम तक सही रह सकता है? सो फ्रोज़न की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी पैकेजिंग के ऊपर और स्टोरेज के ऊपर डिपेंड करती है। जो यूजुअली हम दिल्ली इंडिया के अंदर जो हमें अपना FSI गाइडलाइंस है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स अलाउ करते हैं हमें। वो भी उसके अंदर आपको यू हैव टू टेक दी प्रिकॉशंस की द टेम्परेचर इज़ बीन मेंटेन्ड थ्रू आउट इट्स स्टोरेज एंड फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू स्टोरेज टू दी मैन्युफैक्चरिंग एंड अपना खास करके जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारे छोटे अपना पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। एंड फॉर देयर एंड देन 6 महीने तक जो है प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ रहती है। ठीक है, अब फ्रेंचाइजी वापसी आता हूँ। फ्रेंचाइजी को 1 टाइम फीस देनी है और क्या देना है? इट्स अ 1 टाइम फीस ओनली। और इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपने हिसाब से बना सकता है, कैसे बनाना है? हम गाइडलाइंस देते हैं चीज़ों की, ठीक है, कि किस तरीके से हम उनको मैपिंग करके पूरा देते हैं, फ्रिजेस वगैरह का सब कुछ उनको एक बारी करके देते हैं। वो उसके बाद उन पे डिपेंड होता है कि हम फ्रिजेस वगैरह कहीं और से भी लेना चाहे, कुछ करना चाहे, हम वो कई चीज़ों में रोकते नहीं है उनको। इट्स एन ओपन ऑप्शन कि आपको प्रोडक्ट आप दे सप्लाई करो। प्रोडक्ट हमारा सप्लाईजर ओपन ऑप्शन इस करके हमने मॉडल सेट करा। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी, हमें 25 लाख रुपए दे दो जी, हम आपका एक बढ़िया सा आउटलेट आपको हम बना के दे देते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं करा। हम इस करके चाहते हैं कि वो बंदा अटैच हो बिजनेस से। वो तभी अटैच होगा जब वो शुरू से स्टार्ट करेगा, उसको पता चलेगा फ्रिज बनवाने में टाइम लगता है, इस यूनिट में जाके फ्रिज बनवाना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ती है, टेबल्स की टाइल्स लगवानी है, मार्बल लगाना है, तो ये शुड नो इट। ऐसा नहीं कि वो आया उसने अपना शटर खोला और मैं बैठ गया। जब तक वो नीचे से नहीं स्टार्ट करेगा वो उस बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर पाएगा। दैट्स अवर, ये हमारी थिंकिंग थी और आई थिंक हमारी थिंकिंग ये कई बारी मोस्टली सही रही है। जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस करी हैं दे आर रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल आउटलेट राइट। और मार्जिन कितना बचता है बंदे के पास? देखिए मार्जिन आपको बता देंगे तो फिर जो हमारे कस्टमर हैं वो दुकानों पे जाके बोलेंगे, डिस्काउंट मांग लेंगे तो नहीं, अगर देखिए फ्रेंचाइजी शुरू करने का सोच रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि कितना तक बन सकता है। देखिए 30 से 35% का मार्जिन है, बट ये कस्टमर्स को मैं बता दूं कि हमारे खर्चे बहुत हैं, रेंटल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस हैं, ओवरऑल एक्सपेंडिचर अब बहुत है, मिसलिनियस खर्चे बहुत है। तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, बट हाँ अगर इफ वन पुट्स इनफ गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करता है कोई भी ओनर। मोटा मोटी मान के चले अगर कोई 2 लाख रुपए का रेवेन्यू करता है तो घर पे उसके 50,000 60,000 रुपये बच जाता है। खर्चा करने के बाद तो नहीं, खर्चा भी break even comes around a sale of 4 lakh rupees is per month with the rentals and everything we are talking about। 4 लाख तो उसको ब्रेक इवन करने के लिए उसको सेल्स चाहिए। और कितना जो रेवेन्यू एवरेज आउटलेट जनरेट करता है?
सो अगर हम अपने एवरेज आउटलेट्स का रेवेन्यू जनरेट करें तो ईयरली दे आर डूइंग लेट्स से 70 lakhs 80 lakh रुपीस, ठीक है। और दे आर सम आउटलेट दे आर डूइंग मोर देन दैट, मतलब इंटू 4x वाले भी हमारे ऐसे आउटलेट। बेस्ट आउटलेट कंपनी ओन्ड है या फिर फ्रेंचाइजी ओन्ड है? आई कैन फ्रेंचाइजी ओन्ड भी है। हमने कभी ऐसा नापा नहीं, कभी हमने कोई चैलेंजेस नहीं सेट करे अपनी फ्रेंचाइज के लिए, और हमने कभी कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मांगी। वो उनके एफर्ट्स ही पता चल जाता है कि जितना वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप उस स्टोर में जाओगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उस कंपनी की सेल कितनी है। किसी की भी सेल जानने के लिए कोई ज़्यादा वो नहीं लगता। आप जब उनके आउटलेट्स में विजिट करते हो, इन एनी रिटेल आउटलेट, चाहे आप हल्दीराम क्यों नहीं जाते, तो आपको उनके टेबल सेटिंग से ही पता चल जाता है कि हाउ मच रेवेन्यू, यू कैन टेक अ वाइल्ड गेस अबाउट इट, हाउ मच रेवेन्यू दे आर जनरेटिंग। तो दे आर जनरेटिंग, जो शॉप्स अच्छा कर रही हैं, जिनके ओनर्स बैठे हुए हैं, बहुत वेल मेंटेन्ड है, दे आर डूइंग क्वाइट अ गुड, जिनके ये मेन कोर बिजनेस बन गया है। कईयों ने जब फ्रेंचाइजी स्टार्ट करी थी, कोर बिजनेस वॉज नॉट अ सरदार प्योर मीट शॉप, देयर कोर बिजनेस वॉज समथिंग एल्स। दे वांटेड टू डू इन्वेस्टमेंट, यार आई वांट टू सेटल माय सन, आई वांट टू सेटल माय यंगर ब्रदर इनटू इट, और किसी बच्चे को सेट करना है फैमिली में। मगर अब सिनेरियो चेंज हो गया, उनके कोर बिजनेस सरदार प्योर मीट शॉप बन गया। 1-2 लाख रुपए महीना कमा सकता है बंदा? आराम से कमा सकता है जी, ज़्यादा कमा सकता है जी, ज़्यादा कमा सकता है। मेहनत चाहिए, उसको समझना पड़ेगा कि बिजनेस क्या। और मार्केटिंग कैसे होती है? कोई आप करते हो अपने एंड से कुछ? हमारी सोशल मार्केटिंग होती है, इंस्टाग्राम वगैरह पे करते हैं इस टाइम पे, फेसबुक पे है। हम अपनी स्टोर्स वालों को वीडियोस वगैरह हम बना के देते हैं। लेकिन जो पर्सनल मार्केटिंग होती है उनकी, जैसे लीफलेटिंग एंड पैम्पलेटिंग, वो उनके अपने पे आप पे सारी होती है। आज भी मार्केटिंग वही सक्सेसफुल है जो हमें फील होता है माउथ टू माउथ, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बोलता है। वो प्रोडक्ट जब कोई बंदा खाता है या किसी को खिलाता है अपने गेस्ट को, तो उसके बाद जब गेस्ट पूछता है कहाँ से आया, तो दैट्स द बेस्ट मार्केटिंग व्हाट वी, जो जिसने हमारे बिजनेस को बैक करा है, जिसने हमारे बिजनेस को एक्चुअल कस्टमर्स दिए। एंड नाउ विद लास्ट आई थिंक 1 साल हो गया, वी वर विद 1 year लास्ट, we have come into online marketing also, 1.5 years we have made our own app, हमने अपनी ऐप बनाई है सिर्फ अपने स्टोर से, सिर्फ स्टोर्स के लिए, एक्सक्लूसिव स्टोर्स के लिए, और उसमें एक्सक्लूसिव सरदार का ही माल है, कोई किसी अदर कंपनीज का उसमें कोई माल नहीं है। एंड टच वुड, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स, विदाउट एनीथिंग, वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, इट्स गोइंग स्टेडीली। तो मतलब वो क्या है, दुकान मैं खरीद सकता हूँ वेबसाइट से? हाँ जी, आपने मोबाइल पे अपने एंड्रॉयड या एप्पल के आपके फ़ोन में आपने अपनी ऐप डाउनलोड करी, एंड टिल 8 o'clock यू कैन बाय द स्टफ। फिर वो ऑर्डर नीयरेस्ट स्टोर होगा आपके उसमें एप्लीकेशन में आ जाएगा। जैसे अभी आप रोहिणी में बैठे हैं, तो यू विल गेट द नीयरेस्ट स्टोर रोहिणी, रानी बाग, यू विल गेट बोथ द ऑप्शंस। आपका मन है मेरे को रोहिणी रानी बाग से मंगाना, आपने रानी बाग क्लिक करा, वहाँ से आपको सप्लाईज आ जाएंगी। और डिलीवरी चार्जेस अलग से लगेंगे? डिलीवरी चार्जेस आर वेरी मिनिमम, लाइक 40 rupees right now we are taking, very nominal charges we are taking। 40 रुपए है, चाहे आप 400 का माल मंगाइए, चाहे आप 4000 का माल मंगाइए। क्योंकि we won't say we are bootstrapped or मतलब we are bootstrapped, it's not a startup what we have done। हम बस एक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम ये उनको घर बैठे बैठे भी मिल सकता है सामान। कस्टमर खुद आते हैं, हम होम डिलीवरी करते हैं। एक तीसरा ऑप्शन हमने एक ऐप के तरीके से उनको दे। और फ्रेंचाइजी वाले को कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है इसकी? इस टोटल ऐप बिजनेस के अंदर उसको हम बड़ा मिनिमम चार्ज करते हैं, 10% वी चार्ज द फ्रेंचाइज, दैट्स इट, पर ऑर्डर। लेकिन नथिंग एल्स। स्वरज जो होते हैं वो हमारी तरफ से है, वो कंपनी देती है डिस्काउंट्स कंज्यूमर को डायरेक्ट। अगर आप आज की डेट में 1000 रुपये का सामान मंगवाते हो, यू विल गेट 10% ऑफ, कस्टमर विल गेट 10% ऑफ, उनको 10% हमने दिया, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। बट वी वांट टू प्रमोट कि बंदा घर बैठ के भी, बिकॉज ऑफ द कोविड और उसके बाद कि हमें लोगों को एक आदत बन गई है ये गवर्नमेंट है। और लॉजिस्टिक का आपका टाइप है किसी के साथ में? हाँ जी, लॉजिस्टिक्स का हमने अभी टाइप करा है शिप रॉकेट के साथ। इट्स अ वेरी आउट ग्रोइंग कंपनी, तो वी हैव टाइप विद देम एंड वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी, और काफ़ी अच्छे उनके क्या बोलते हैं सर्विसेज है, एंड वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी टू बी ऑनेस्ट। तो वी आर डूइंग गुड विद देम। तो दे टेक अवर डिलीवरीज एंड आई थिंक 30-45 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो जाता है घर के अंदर। तो मतलब मोटा 30 मिनट्स के अंदर डिलीवर हो जाता है। अगर हम मैथ्स ही लगाए तो एक रिटेल आउटलेट वाले को 25% बच रहा है, जिसका ऑर्डर आप ही जनरेट करके दे रहे हो, माल भी आप ही सप्लाई कर रहे हो,
और आप बेसिकली उसको माल रखने के 25% दे रहे हो। हम ऐसा कह सकते हैं ना? कह सकते हैं, मगर जब वो माल वहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माल सही तरीके से पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि आप बोलो कि अगर फ्रेंचाइजीज विदाउट ओनर ही चलानी थी तो हमने कभी फ्रेंचाइज देनी ही नहीं थी, फिर हम अपने खुद के आउटलेट्स ही खोलते हैं। इट्स स्टिल अ जॉब जहाँ पे यू नो कि इट्स स्टिल अ लेबर ओरिएंटेड जॉब, हाईली लेबर कस्टमर रिलेशन कि आप आते हो, जैसे एक फील फैक्टर होता है, अच्छा यार आप आए हो, मिले हो, वो जो लड़के होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो उस टच को नहीं दे पाता। जो ओनर होगा ना, जिसकी पेन है भैया कि मेरे को ही कमाना है, मैं नहीं बैठूंगा तो नुकसान ही नुकसान होगा महीने के एंड में, वो कस्टमर आएगा ना, उसको जो ग्रीटिंग होगी ना वो अलग तरीके से ही होती है। और लेबर को पता है यार कि मेरे को मंथ के एंड में एक सैलरी आ जानी है, वो कस्टमर एक सामान लेके जाए, दो लेके जाए, वो नहीं डिपेंड। अब सेलिंग नहीं कर पा। तो आउटलेट वाला क्या ऐसे कर सकता है, माल आपसे ले बट फ्रोजन बेचे ही ना, उसको पका के खुद बेचना शुरू कर दे? देखिए, फ्रोजन वाला तो एक कंसेप्ट अलग है, बट हमारे जितने भी आउटलेट्स हैं हम उनको एक फ्री हैंड देते हैं। अगर किचन सेटअप करना चाहते हैं, लाइव किचन, तो वो खुद कर सकते हैं अपना। हमारी कुछ गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करके, और ये नहीं कि अपना, और अगर ये दे कंप्लाई बाय द गाइडलाइंस, दे आर ओपन, दे आर फ्री टू ओपन अ किचन। फ्यू ऑफ आवर आउटलेट्स अराउंड दिल्ली एंड एनसीआर, कईयों ने अपना बहुत सक्सेसफुल लाइव किचन्स डेवलप कर ली हैं, एंड दे आर वेरी फेमस इन देयर इन देयर पर्टिकुलर एरियाज ऑल्सो। वी आर वेरी फील प्राउड कि वो एक इंटरनल पार्टी हैं सरदार मीट शॉप के, जो एक फोफो मॉडल पे ही अपना बेस्ड है, और तो वहाँ से जितना मार्जिन आएगा वो उनका है ना? वो उनका है, एब्सोल्युटली उनका है। बट वो गाइडलाइंस हैं जो उनको एक फॉलो अप करनी पड़ती हैं। हम उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली वी वांट टू मोटिवेट आवर ईच फ्रेंचाइजी होल्डर टू वर्क मोर एंड टू अर्न मोर। साहिल, हम यही चाहते हैं लोगों को, मतलब जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, कि वो कमाएं। आवर मेन मोटो इज टू अर्न देम। क्योंकि अगर कोई मेरे साथ जुड़ रहा है, कोई मेरे ऊपर कुछ भी पैसे, लेट्स से फ्रेंचाइजी फी उसने दी है, उसने मेरे ऊपर कुछ, हमारे ऊपर ट्रस्ट करा है, वी डोंट वांट टू ब्रेक दैट ट्रस्ट फॉर आवर ओन सेल्फिश रीजन कि ये हमें सेल में से 10% चाहिए जी, साल का ये हो गया जी, फलाना हो गया। दैट्स व्हाई वी हैव नेवर गॉन टू दीज प्लेसेस लाइक फ्रेंचाइज इंडिया एंड ऑल दैट। जब हमने इनके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, जब द होल सिनेरियो केम इनटू कि यार लेट्स डू फ्रेंचाइजिंग एंड ऑल दैट, तो हमने ये सारी चीज़ें आए, ये लोग हमारे पास आए बेसिकली, आप अपना फ्रेंचाइज क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे। तो जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े तो वी वर शॉक्ड कि हाउ पीपल आर डूइंग बिजनेस। मतलब अगला तो आपके जाल में फंस ही गया, उसने तो उसकी सबकी अर्निंग हार्ड एंड मनी है, किसी को फ्री में नहीं, सबके हार्ड एंड मनी है जो बंदा एक दूसरे पे इन्वेस्ट करता है। सो वी वांट यार वो बंदा अर्न करे, अपनी मेहनत से जरूर अर्न करे यार, वो घर खुश होकर जाए बंदा कि हाँ यार मैंने सही बंदों के साथ मैं जुड़ा हूँ। दैट्स अवर बेसिक मोटो, आज भी है और कल भी यही रहेगा। कोई आते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि यार मेरे पास तो 20 लाख रुपए हैं, यार मेरे को काम खोल के दे दो। हम तीनों बैठे, एक ही वर्ड आता है, आप बैठोगे या नहीं। अगर वो आपको बोल देता है मैं नहीं बैठूंगा, तो हम मना ही कर देते हैं। जब तक आप खुद नहीं बैठोगे, आप पेन नहीं लोगे तो वो लिमिटेड सेल पे डिपेंडेबल रह जाएगी। जब वो मिनिमम लिमिटेड सेल पे होगी तो जो मेरा बैकएंड में जो मेरी सप्लाईज आनी है वो भी लिमिटेड ही रहेगी। तो हम तो चाहते हैं ना जो पूरा ढंग से काम करे, इस सेल को जो एक एवरेज सेल बताइए 80 लाख रुपए 90 लाख, वो उसको और पार करे। जब वो पार करेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा माल भी आगे जाएगा स्टोर। हम उसी को हम करते हैं कि यार भैया तू काम करेगा तो आ जा, नहीं तो। कुछ ऐसी लर्निंग्स बताओ जो, क्योंकि आपने आत्मा मार के ही किया सब कुछ, ठीक है, कोई बड़ा फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट तो लेके नहीं आए थे, जो आपने फ्रेंचाइजी बांटते सीखी कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको बैकफायर कर। आई थिंक अब थोड़ी बहुत स्टार्ट भी करेंगे, एक आधी बैकफायर बीच में भी हुई थी, बट कॉन्ट्रैक्ट्स हमने डिज़ाइन करे आई थिंक आफ्टर 10 आउटलेट ओपनिंग, 10-12 आउटलेट्स ओपनिंग। जब बाकी चीज़ें हमें पता चली तो हमने एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन, क्योंकि सामने से डिमांड आई। पहले 10-12 में तो आज तक हमने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो एक फ्रेंडली लेवल पे हमने वो फ्रेंडली लेवल पे बन गया, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है ना। एंड देन द प्रोडक्ट वाज विद अस। आज भी प्रोडक्ट हमारे पास ही है। तो पीपल कांट कॉपी अ प्रोडक्ट इन फूड लाइन। वेरी सिंपल है। आप बोलो यार मैं नकली हल्दीराम खोल लूँगा, अब हल्दीराम शायद वर्ड तो यूज़ कर लो, बट उसका प्रोडक्ट कैसे दोगे। सरदार, कईयों ने जब हमारा रजिस्टर्ड नहीं था, कईयों ने ब्रांड नेम सरदार खोल दिया जी, सरदार जी कर दिया,
या कुछ कर दिया और एक मीट शॉप भी खोल दी, बट उसके अंदर फिर वो रॉ चिकन ही बेच पाए। जब धीरे धीरे कस्टमर को पता चला यार इनके पास तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही नहीं है, तो कस्टमरों ने बंद करवा दी दुकान। इन दी एंड हमें ये समझ में आया प्रोडक्ट इज द विनर। आज भी हमें पता है प्रोडक्ट इज द विनर। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप कहीं पे भी चले जाओ, आप हिट हो। अगर आपका प्रोडक्ट ही नहीं, आपकी ठीक है आपने पैकेजिंग सब कुछ कर लिया, फलाना कर दिया, बट अगर आपके प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो आई डोंट थिंक सो इट विल ग्रो। कब तक चला लोगे? बैकफायर्स का कुछ बताओ। जो बैकफायर्स का अभी लेटेस्ट एक जगह बैकफायर करा, तो पार्टनर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के बीच में, देन वी हैव टू एंटर इनटू इट, यू नो, कि हाँ जी आप मत लड़ो। तो एक ने अपनी शॉप में सरदार जी करके खोल दिया और एक ने सरदार अभी उनकी शॉप है, एंड क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी था, बट उसने एक अलग से खोल दिया, एंड वी हैव इनटू लिटिगेशन विद हिम। हमने कोर्ट के थ्रू से हम प्रॉपर एक मीडियम से जा रहे हैं, एक प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं, बट इंडियन जुडिशरी इज वेरी स्लो तो रिजल्ट, बट द रिजल्ट, उससे पहले रिजल्ट तो हमारे कस्टमरों ने हमें दे दिया। उसका प्रोडक्ट ही नहीं है ना। जब उसका प्रोडक्ट ही नहीं है तो वो कैसे काम कर लेगा? कब तक बना लेगा? आई थिंक 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, कब तक आप एक लाई करोगे नहीं मेरा तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है? तो वो जब एंड देन विद आवर एडवर्टाइजमेंट टीम्स एंड द बैक हैंड एंड ऑल दैट, तो वो लोगों को समझ आ गया कि हाँ भाई ये, तो आई थिंक वो जो जिन्होंने भी हमें 1-2 आउटलेट्स में बैकफायर करा, वो धीरे धीरे खुद ही बैठ गए। In the time of, I think, COVID also, COVID में our business went very up because in the first wave of COVID, people just having holiday at their home. तो लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने घर पे स्टार्ट करे, लोग अलग अलग करीज बनाते थे, यू नो, इवन पिज्जा का बेस भी घर पे लोग वर्क फ्रॉम होम का आज भी बनाते हैं। हाँ आज भी बनाते हैं, बननी शुरू हो गई, कॉफी बननी स्टार्ट, मतलब बड़ी सारी चीजें, यू नो, इट वाज अ ऑल पिकनिक। मैं नहीं कहूँगा बड़ा बुरा वक्त था, वी ऑल्सो फेस्ड अ लॉट इन द फर्स्ट वेव, बट हमारा बिजनेस काफ़ी ग्रो करा, लोगों ने घर पे बड़ा खाया। तो समटाइम्स उसमें भी चैलेंजेस आए। हमारी फैक्ट्री हरियाणा बॉर्डर पार है, बॉर्डर से सामान यहाँ पे लेके आना, रॉ चिकन की सप्लाईज में काफ़ी प्रॉब्लम आई, काफ़ी ज़्यादा, और डिमांड बहुत हाई थी, एवरीबडी वांट्स टू ईट एवरीथिंग। तो आई थिंक उसके अंदर 2-3 हमारे आउटलेट से, आज भी हमारे आउटलेट से, दे स्टार्टेड सेलिंग अ लोअर ग्रेड प्रोडक्ट जिसकी सप्लाई मिल गई उनको, जो फिर हमें अगेन थ्रू अ रूट ऑफ अवर कस्टमर्स वो पता चला यार हम आपके यहाँ से कबाब लेके आए थे और ये कबाब आपके जैसे टेस्ट नहीं कर रहे, और ये लेके आए। मैं कहा यार ऐसा हो नहीं सकता, कैसे? अच्छा एक और आई, 3 जगह से कंप्लेंट आ गई लगातार, एंड देन वी थॉट यार व्हाई नॉट टू रेड इट, वी रेडेड द फ्रेंचाइजीज। तब हमें ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आज पता चले, यू नो, व्हाइल ग्रोइंग। अभी वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल ऑन अ लर्निंग फेज, यार कैसे चलाते हैं फ्रेंचाइज को। तो अभी भी रेड मारते हो? अभी भी मारते हैं जी। अब उसके बाद तो स्टार्ट हो गया है। अवनी स्पेशली गोज टू अ विजिट, मतलब वी डोंट से रेड नाउ, बट वी से कि हम विजिटिंग में जा रहे हैं जी, उस एरिया में है। गुड़गांव घूमने गया तो 3 आउटलेट यार गुड़गांव के देखा है, हेलो हाई भी करा है, और देख भी लिया कितनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर से बाहर क्यों एक्सपेंड किया? उसका सबसे बड़ा रीज़न है बिकॉज ऑफ द पेरिशेबल कमोडिटी प्रोडक्ट। दूसरा, अभी हम लोग दिल्ली और एनसीआर के अंदर ही, यू नो, धीरे धीरे करके अपने आप को पॉपुलर हैं थोड़े से। ऐसा नहीं हमने बाहर करने की कोशिश नहीं करी। सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसका एक ये है कि रॉ प्रोडक्ट जो क्वालिटी का दिल्ली के अंदर हम सोर्स कर पाते हैं, वो रॉ प्रोडक्ट आउट ऑफ दिल्ली सोर्स करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दिल्ली इज़ अ हब। दिल्ली बहुत बड़ी एक, यू नो, कंज्यूमर मार्केट है। यहाँ बहुत बड़ी मंडीज़ हैं यहाँ पर, तो जहाँ पर आपके बाय प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी होते हैं वो सब, यू नो, एवरीथिंग, यू नो, वेरी इजी टू सोर्स द थिंग्स। विद द फ्रोजन मार्केट, अब वी टॉक अबाउट नो फ्रोजन मार्केट, सो नाउ रिसेंटली फ्रॉम लास्ट 2 months हमने आपका जो ये ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है उनके साथ अपने आप को एसोसिएट किया है, ब्लिंकिट। एंड ब्लिंकिट के साथ ही अपना अभी वी आर स्टार्टेड डूइंग, एंड वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। तो विद ब्लिंकिट वी आर देयर इन दिल्ली एनसीआर नाउ proudly, and also we are started with Blinkit in Punjab and, you know, Chandigarh Tri-City. So, and we are getting a very good response from that region, Punjab, and, you know, that Panchkula and Chandigarh area and all of Punjab. Now you can avail the products through Blinkit in Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Patiala.
सो एक वो नाउ वी थिंक कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म टू वर्क विद ऑल्सो। पर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे ब्रांड्स को देखा है जो, जैसे दिल्ली के बहुत सारे ब्रांड है जो बहुत अच्छे हैं बट वो एक्सपैंड नहीं कर पाते। फार साइटेडनेस की बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको वही बोला कि जो फ्रोजन मार्केट को लेके, फ्रोजन प्रोडक्ट्स को लेके अमूमन आप देखेंगे, मैं आपको जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अब आप कभी लुधियाना जाएं तो वहाँ पर एक आइसक्रीम ब्रांड है बड़ा फेमस, बसंत करके। लुधियाना एक छोटा सा शहर है, तो आप देखेंगे हर 1 किलोमीटर के बाद बसंत का एक स्टोर खुला हुआ है वहाँ पर। बसंत के नाम से आइसक्रीम पार्लर्स है, बसंत के नाम से आपका बहुत रेस्टोरेंट्स भी हैं और बड़े अच्छे अच्छे पार्लर्स भी हैं, आइसक्रीम पार्लर्स। बट बसंत जो है मैंने देखा है उसका डोमिनेशन उसी जगह में है, और बसंत का जो डोमिनेशन है पूरे पंजाब में आपको नहीं दिखेगा। इसी करके मुझे लगता है कि उनको लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेट एक इसी तरह हम भी, हमारा जो रहा है एग्जिस्टेंस रहा है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही रहा है, क्योंकि आइसक्रीम भी एक हाईली पेरिशेबल कमोडिटी है। अब आइसक्रीम को आप बोले कि जी मैं पंजाब के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके सारी वैरायटी को मैं ट्रांसपोर्ट करूं साउथ इंडिया के अंदर या वेस्ट इंडिया के अंदर या ईस्ट इंडिया के अंदर, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही है। और टेस्ट पैलेट का भी फर्क पड़ता है क्या? टेस्ट के अंदर देखिए, टेस्ट के अंदर तो फर्क, अगर उसका टेम्परेचर आगे पीछे हुआ तो ऑब्वियसली टेम्परेचर टेस्ट एज मतलब दिल्ली वालों का टेस्ट अलग है। साहिल डेफिनेटली आप सी इंडिया वास्ट कल्चर है, कई सारे कल्चर है, कई सारे इतना कल्चर चेंज। आई थिंक हर कहते हैं ना हर इतने किलोमीटर बाद तो लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है, तो ऐसे फूड भी चेंज हो जाता है। आप मैं बोलूँ मेरे को दिल्ली का फूड बहुत ज़्यादा फेमस करना है, मैं टेक ओवर कर दूंगा बॉम्बे में जाके और मैं बॉम्बे को हिला दूंगा अपने कबाब से और अपने उनसे, वो नहीं हो पाएगा। और हर स्टेट का एक अलग सीन है। हाँ, हम तब जाके वहाँ से जब हम उनके टेस्ट पैलेट्स को अपनाएं और वो प्रोडक्ट निकाले, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने करा। आज मैकडॉनल्ड्स इंडिया में ही वेजिटेरियन बर्गर देता है। ऑल ओवर वर्ल्ड यू वोंट फाइंड अ वेजिटेरियन बर्गर इन मैकडॉनल्ड्स, उनके पास है ही नहीं, मगर उनको इंडिया में आके करना पड़ा। बल्कि कई रिलीजियस प्लेसेस में दे आर वेज, स्पेसिफिकली वेज आउटलेट्स ओनली। आप अमृतसर गोल्डन टेम्पल के आसपास जाओगे, यू वोंट फाइंड एनी नॉन वेज आउटलेट ऑफ मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, और ये वहाँ वेज है। आप जब माता पे जाओगे, वहाँ पे माता वैष्णो देवी पे जाते हैं तो वहाँ पर भी कटरा में वेज आउटलेट्स है। तो सी एक कंपनी को एक अपनी वो, जैसे ब्रदर ने बताया फार साइटिसनेस, तो दूसरे पैलेस को उस चीज़ के अंदर डाल के उनको वो देना पड़ेगा। आज KFC बिरयानी देता है, सो मतलब देयर इज लॉट ऑफ थिंग, इतनी सारी। आज वैसे आपको एक फैक्ट बताता हूँ, आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर कितने लोग नॉनवेज खाते हैं? हाउ मेनी पीपल आर इन नॉन वेजिटेरियन इन दिल्ली? 20-30%। इट इज अराउंड 40%, 45%। बट अगर हम यही पंजाब और हरियाणा में चले जाते हैं, आपको क्या लगता है कितने खाते होंगे पंजाबी, कितने नॉनवेज खाते होंगे? सभी खाते होंगे 90। बहुत मिस हुआ है, पंजाबी बहुत कम नॉनवेज खाते हैं। एटलीस्ट ओनली 30% पीपल इट इन पंजाब, वो बस इवन लेस देन दैट जो वो नॉनवेज खाते हैं। ये तो बस आज की डेट में फेसबुक में, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन ब्लॉगर्स फेमस है, क्योंकि नॉनवेज देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो इस करके लोग वो ब्लॉगिंग करते हैं कि यार ये इसकी चाम बढ़िया, इसका ये। बट जनरल पॉपुलेशन ईट वेज फूड। रेस्टोरेंट, अब ये जो पंजाब के अंदर मैंने आपको बताया कि इतने वेजिटेरियन लोग हैं, अब जहाँ तक ये रेस्टोरेंट्स की बात रह गई, आज भी दिल्ली वालों को क्या चाहिए? आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? ना कौरमा फेमस है, ना कुछ फेमस है। ओनली 2 डिशेज आर फेमस इन दिल्ली, वन इज बटर चिकन, वन इज दाल मखनी। कितने लोगों ने इसके ऊपर वो कर दिया, दिल्ली टॉप 5 बटर चिकन, दिल्ली टॉप 5 प्लेसेस टू ईट बटर चिकन। और हर जगह का अलग अलग बटर चिकन है, एवरीवेयर। आप नॉर्थ में बैठे हो, या हमारे लोगों का अलग बटर चिकन, एक जगह जहाँ हमें उसी का ही पसंद है, वेस्ट में अलग पसंद है, साउथ दिल्ली में अलग पसंद है, तो ईस्ट का अलग है, तो हर जगह का अलग अलग बटर चिकन है। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा साहिल, फॉर ऑल द फ्रेंड्स हु आर इन रेस्टोरेंट बिजनेस एंड जो खोलना चाहते हैं रेस्टोरेंट, एक उसका की है सक्सेस का किसी रेस्टोरेंट का, कि आपको अगर अपना रेस्टोरेंट चलाना है, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है, तो मेक श्योर आपका जो बटर चिकन है, आपकी दाल मखनी है, तंदूरी चिकन है, ये टॉप क्लास क्वालिटी का होना चाहिए। किसी भी रेस्टोरेंट का की यही है, क्योंकि आप जितना मर्जी वास्ट वेन्यू रख लीजिए, आप कहीं किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उनके टॉप 4 सेलिंग जो आइटम्स होते हैं वो दाल मखनी, बटर चिकन,
लच्छे, बटर नान, लच्छे वाला जो आपने स्टार्टिंग में बताया, जो आप बचपन से खाते आ रहे हैं, जो बचपन से खाते हैं, क्योंकि ये बच्चों की क्रेविंग्स होती हैं। फिर मैक्सिमम अपना, तो ये एक सबसे बड़ा की फैक्टर है कि अगर आप ये 4-5 चीज़ों के ऊपर, टॉप चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखो एंड मेक दिस थिंक कि अगर ये आपकी टॉप, ऑब्वियसली पनीर कम्स इन देयर्स ऑल्सो, पनीर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी की फैक्टर टू इट। वो बटर चिकन स्वाद बना लोगे तो शाही पनीर अपने आप स्वाद बन जाए। ग्रेवी कोई है तो 3 डिशेस आ गई। with one dish you can create lot of dishes basically with the one gravy and all that, जो हमने थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड किया। we are into gravies also in frozen। हमने 4 तरीके की ग्रेवीज बना रखी है हमने फ्रोजन में, ओनली नॉन वेज। बटर चिकन we have made mutton, we have made कीमा कलेजी and we have made chicken curry, and those gravies, believe me, मैं एक अपने, it doesn't work in that much in North Delhi but it works wonderfully in Gurgaon and Noida। ये वहाँ खाना नहीं है ना, अच्छा वहाँ है ऐसा मत बोले, मैं बताऊंगा गुड़गांव का खाना है थोड़ा सा, मतलब मेरे टेस्ट पैलेट से नहीं वहाँ बहुत नहीं है, वहाँ बहुत नहीं है। वहाँ पे देखो, आज भी हम यहाँ पे फैमिली ओरिएंटेड फैमिलीज हैं नॉर्थ के अंदर, बट वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, सिंगल आ गए हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था एक सिंगल अपार्टमेंट भी होता है जी, एक रूम का अपार्टमेंट भी होता है रहने के लिए। मेरे को उसकी टर्म नहीं याद आ रही, उसको बोलते हैं वो 1 BHK बोलते हैं, HK। तो लोग रहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट यार। तो अब उसके अंदर एक सिंगल बंदा है यार, वो कहाँ मीट लेके आएगा, उसने निकाला अपना मीट, माइक्रोवेव करा और अपना फर्स्ट क्लास नान भी आज की डेट में फ्रोजन आ जाते हैं, जो माइक्रोवेव करो और आप कर दो, वो अपनी अच्छी एक हाइजीनिक में से मील खा लेता है। तो उस साइड हमारे ये वाले प्रोडक्ट्स अलग है। जैसे वही बात हुई, रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, एज अ कंपनी हमें भी चेंज होना पड़ेगा। वी विल एक्सप्लोर अदर रीजन्स ऑल्सो, but now we will go through e-commerce। I think e-commerce is a new thing in India which has came and it's very convenient for the customer also। आज एक डिश चाहिए घर बैठे बैठे आ जाती है। तो we will definitely, our plan of expanding is that, and we will expand through e-commerce and then side by side as franchises also, क्योंकि we want to experience our, around how many products? 70? More than 70? We have more than 70 SKUs we make in frozen। तो सारा तो e-commerce में आ नहीं सकता सिवाय अपनी उसे। We will open franchise also, but we will open a master franchise, a big one, so that people can come experience the way what we are selling in Delhi। We want to people to experience over there also, but it's in the plan। It's very soon it will become। चलिए, ऑल द बेस्ट। Thank you sir, thank you so much। आपके हिसाब से मीट इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग प्रोडक्ट कौन सा है, और आप अपने हाईएस्ट मार्जिन प्रोडक्ट को कैसे फोकस करते हो? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट देखिए, इसका जो मैं आपको बताऊं, जो ट्रेंड है हमारे आउटलेट्स के अंदर, वो 80 और 20% का है। लाइक 80-20 का मैं ऐसे बोलूँगा कि 80% जो सेल्स जनरेट होती है वो रॉ चिकन, मटन, फिश, इनसे जनरेट होती है, और 20% जो सेल्स जनरेट होती है वो प्रोसेस फूड से होती है। सो ऑब्वियसली प्रोसेस फूड के अंदर मार्जिन थोड़े ज़्यादा होते हैं इफ़ यू कंपेयर टू रॉ चिकन, बट जहाँ पर सेल्स की बात आ जाती है तो रॉ चिकन you end up selling more at the outlets, so you make more revenue out of the selling raw chicken। So therefore, it is a very must to keep very high quality। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट आपका वो कम मार्जिन है तो आप उसका कम क्वालिटी रखिए। तो दोनों का ही आपको बराबर स्टैंडर्ड रखना पड़ता है। लेकिन जो रॉ मटन होता है ना, आज के टाइम पे वो सबसे लीस्ट प्रॉफिटेबल हो चुका है इस टाइम पे। आप ओवरऑल अगर दिल्ली एनसीआर में भी अगर मीट शॉप्स देखते हो, लोकल छोटी छोटी शॉप्स भी बनी होती है, वो चिकन की शॉप ज़्यादा बनी होती है। मीट सेलिंग वाले जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि सबसे लीस्ट प्रॉफिट जो इस टाइम पे वो मटन नहीं है। एंड एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, आज भी इंडिया इट्स नॉट रेडी फॉर सो मच ऑफ फ्रोजन चिकन, रॉ चिकन फ्रोजन। आज भी एक मेंटालिटी है कि टैबू है कि कह लो कि मेरे को फ्रेश खाना है, मेरे को फ्रेश लेना है शॉप से, मेरे को फ्रोजन चिकन नहीं चाहिए। मैं तो हमारे पास इसमें मार्जिन क्रिएट करने के लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वी हैव टू बाय एवरीडे फ्रेश एंड सेल फ्रेश। फ्रोजन इज ऑल्सो फ्रेश। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रोजन चिकन बड़ा खराब है
ये अंदर, क्योंकि उसकी अगर टेम्परेचर कंट्रोल्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो जो कोल्ड चेन मेंटेन करने में, सुबह से प्रिक्योरमेंट करने में जो लेबर कॉस्ट लगती है, तो इट बिकम्स अ हाईली प्रोडक्ट जिसके अंदर मार्जिन फिर बहुत ऊपर नीचे, इट्स अ हाईली फ्लक्चुएटिंग मार्केट एज वेल. एंड प्रोसेस्ड फूड जो है, एज वेल से देयर लॉट ऑफ प्रोसेस हैव चेंज इन द इंडस्ट्री, एंड वन ऑफ द हाई मार्जिनेबल प्रोडक्ट्स आर वन ऑफ द सॉसेजेस जो आपको हर होटल में मिलती है. एवरी ईयर, एवरी ब्रेकफास्ट यू ईट, any of the hotels you will be served sausages because it's highly marginable product. कितना होता है? परसेंटेज तो नहीं मैं कहूँगा, परसेंट मैक्सिमम परसेंट है, बट वो चिकन भी है कि नहीं है वो भी वही बता सकते हैं. टेक्निक हैज बीन चेंज, लॉट ऑफ थिंग्स हैज बीन चेंज इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लॉट ऑफ चीट्स हैज बीन डन. वो बहुत वो वो आ रहा है. तो इफ यू आर बाइंग, डजंट मीन इफ यू आर बाइंग अ सस्ता प्रोडक्ट, खासकर इन नॉन वेज और इवन इन वेज ऑल्सो, आप ये मत सोचो कि आपने सस्ता खरीदे या तो आपने एक अच्छा प्रोडक्ट खरीद लिया. तो दैट्स द थिंग. आप घी सस्ता घी खरीदोगे, आप 400 रुपये किलो वाला घी खरीदोगे, वो बाहर उस पता है वो अडल्ट्रेटेड है, और 800 रुपये वाला क्यों घी है तो वो बता देगा क्वालिटी में कि वो क्या है. तो दैट्स द थिंग. हेलो सर, जैसे आपने बताया कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन भी सेल होता है, वेबसाइट से, ऐप से, तो आप कस्टमर को कैसे ट्रस्ट दिखाते हैं कि मैं जो ऑर्डर कर रहा हूँ वो फ्रेश मिलेगा? क्या आप डिलीवरी के टाइम कोल्ड चेन अप्लाई करते हैं कि ताकि वहाँ डिलीवर होते तक वो फ्रेश रहे? देखिए, जहाँ तक रही बात ट्रस्ट फैक्टर की, ऑब्वियसली इट्स अ पीयर प्रेशर, और एवरी आउटलेट नोज कि कोई ये 9 दिन की रामलीला का खोमचा तो है नहीं कि 9 दिन बेचा और उसके बाद 10वें दिन जयराम जी की. तो ये तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. अगर आजकल कस्टमर को आपने एक बार ही चीज़ खराब दी, बहुत सेंसिटिव कस्टमर है, एंड मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव राइट नाउ. यू हैव टू मेक श्योर एंड कि आप जो स्पेशली होम डिलीवरीज और थ्रू एप्स या थ्रू ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो भी प्रोडक्ट्स कस्टमर को दे रहे हैं, सभी के लिए मैं बोलूँगा मेक श्योर कीजिए कि वो टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचना चाहिए. तभी कस्टमर वापस उस प्लेटफॉर्म पे आएगा और दोबारा रीऑर्डर करेगा. Even in offline also, when people call at our outlet and take a delivery at home, तो हम भी make sure कि हम वो कोल्ड चेन ज़रूर मेंटेन करके चलें. हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, it is mandatory that to maintain the cold chain unless until it reaches the customer basically. And fresh वही, क्योंकि वो आउटलेट से ही माल जाता है. देयर इज नथिंग. अगर आप हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट से जब ऑर्डर करते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट एन आउटलेट. तो जनरली 90% इन दैट केसेस इज, पहली बात तो वो कस्टमर मेरा ऑलरेडी है जो वो सर्विसेज यूज़ कर रहा है, क्योंकि देयर आर सम एरियाज इन दिल्ली NCR वेयर एन आउटलेट ओनर कैन नॉट प्रोवाइड अ डिलीवरी. लेट्स से कोई अंदर के एरियाज हो जाते हैं, कोई अलग से एरियाज है जहाँ पे हमारा डिलीवरी और बाई चांस आज डिलीवरी मैन नहीं है, तो वी टेल कस्टमर आप ना ऑर्डर थ्रू द ऐप, यू ऑर्डर प्लेस एन ऑर्डर और सन, देन हमारी जो थर्ड पार्टी डिलीवरी टीम है दे विल पिक इट अप एंड दे विल, तो दे आर टेकिंग द ऑर्डर फ्रॉम द आउटलेट ओनली, एंड आउटलेट में एवरीडे फ्रेश आता है. सो देर इज नो चांस कि उस ऑनलाइन कस्टमर के साथ कुछ गलत हो रहा हो, ये हो रहा हो, नथिंग लाइक दैट. एंड देन वी हैव अ स्पेसिफिक हेल्पलाइन नंबर्स एंड विच इज वेरी वेल मेंटेन्ड फॉर, क्योंकि वी आर न्यू टू इन दिस ऑनलाइन बिजनेस, so we are maintaining a good helpline numbers. Complaints are there, but we are rectifying it. Now we are just growing our business in that also. यार मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने मेरे को बताया कि जो आप ब्लिंकिट से डिलीवरी कर रहे हो, स्पेशली जो आप अपने स्टोर से करवा रहे हो उसको आप मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है, आप देख सकते हो कैसी चीज़ जा रही है कैसे नहीं जा रही, बट स्पेशली जो ब्लिंकिट से आप डिलीवरीज करवा रहे हो, एंड मैंने 3-4 दिन पहले ब्लिंकिट से ऑर्डर किया, फ्रोजन चिकन ही था मैंने ऑर्डर किया वो जो बंदा देने आया वो किसी टाइप का भी एक्स्ट्रा सेफ्टी या किसी तरीके की वो रेफ्रिजरेशन वाली चीज़ नहीं यूज़ कर रहा टू मेक दैट प्रोडक्ट स्टेज लॉन्गर फ्रेश, मतलब फ्रोजन उसको वो थोड़ा लंबे टाइम तक खींच सके. तो उसके ऊपर आपका क्या मतलब आंसर है, आपका क्या उस पर विचार है? तो जो ब्लिंकिट से प्रोडक्ट जाते हैं, आई थिंक दे डिलीवर इन विद इन 15 मिनट्स और 12 मिनट्स, एंड जो उसमें स्पेसिफिकली हमने प्रोडक्ट्स डाले भी हुए हैं, दे आर ऑलरेडी अंडर -20 डिग्री सेल्सियस जो ब्लिंकिट के स्टोर से निकल रहे हैं. तो इतनी 15 मिनट के अंदर कोल्ड चेन डिस्टर्ब नहीं होती.
आइसक्रीम नहीं है। और हमारा जो प्रोडक्ट है जो ब्लिंकिट में गए हुए हैं और इवन जो हमारी शॉप्स में मिलता है, दे आर डबल पैक्ड, वैक्यूम पैक, एंड देन उसके ऊपर एक और पैकेजिंग है जस्ट टू कीप अ टेम्परेचर इंटैक्ट। लेट्स से अगर हमारा प्रोडक्ट फ्रिज में पड़ा हुआ है, फ्रीजर में, डीप फ्रीजर्स में पड़े हुए हैं, एंड लेट्स से लाइट चली जाती है, कुछ चला जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, तो वो प्रोडक्ट खराब नहीं हो सकता। अगर आपके घर पे भी हमारी सीख कबाब्स पड़े हैं पैकेट के अंदर और लेट्स से आपके घर की लाइट चली गई, तो आपका फ्रीजर के अंदर भी एक टेम्परेचर होता है और एक प्रोडक्ट का भी अपना टेम्परेचर होता है, वो धीरे 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 करके लूज अप होता है। तो ब्लिंकिट से कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, एंड ब्लिंकिट मेक श्योर, हमने जो ब्लिंकिट से सारे चेक्स भी करे थे, सब कुछ करे थे, इट डजंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ ए स्पेसिफिक ड्राई आइस और आइस पैड्स टू डिलीवर द प्रोडक्ट। -20 से अगर टेम्परेचर निकला 15 मिनट में तो -12-13 तक, -12 आपके घर पे पहुंच जाएगा, तो बैक्टीरिया ग्रोथ की चांस नहीं होती। दैट्स द थिंग कि आपका प्रोडक्ट आपके पास हेल्दी ही पहुंचा है, देयर इज नो बैक्टीरिया इन इट एज ये बेसिकली। और मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि आई वाज इन न्यूजीलैंड फॉर 7 years एंड आई वाज इन द फूड इंडस्ट्री। तो क्वेश्चन रिगार्डिंग वही है कि फ्रोजन और फ्रेश में एक टेस्ट का डिफरेंस तो है, बिकॉज मैं फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा था, तो आई यूज्ड टू बाई इन बल्क, तो मैं 2 दिन खा पाता था फ्रोजन, एंड थर्ड डे मेरे को वो डिफरेंस पता लगता था फ्रेश और फ्रोजन का। तो आप अपने फ्रोजन आइटम्स में स्पेशली कैसे वो क्वालिटी, मतलब फूड क्वालिटी और टेस्ट को कैसे मेंटेन करते हो? फ्रेश में रॉ में है, बट फ्रोजन जो आप प्रोसेस आइटम्स की बात कर रहे हैं, लेट्स फॉर एग्जांपल टेक अ चिकन बर्गर पैटी, अ टिक्की। सो नाउ दे हैव इन दिल्ली में आपने देखा होगा बड़ी सारी बर्गर चेन्स आ गई हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो आपको मैकडोनल्ड्स यूजेस फ्रोजन बर्गर टिक्कीज, वो उस टाइम फ्राई करते हैं या ग्रिल करते हैं और उसको आपको बर्गर बना के देते हैं। एंड सम चेन्स आर डूइंग फ्रेश बर्गर पैटी एट देयर प्लेस। सो उसके दोनों में जो मेन डिफरेंस आता है, दैट्स अ प्राइस डिफरेंस। When you're buying a kebabs, let's say we are been to kebabs and you're ordered from Kareem's or some other outlets where making a handmade kebabs, the cost of those 4 pieces of kebabs will go to $400. That's quantity is around 150 grams of non-veg in it. But when you take a packet from our shop, in a frozen shop, the packet cost is for $290 for half a kg. There are 8 pieces in it. So definitely there is a change in the recipe, क्योंकि you can't freeze that thing. So there is it's a recipe change actually. It's a difference in the recipe rather than having a taste. तो अगर recipe change हो जाएगी तो taste भी automatically change हो जाएगा. Frozen cannot be compared with fresh. उसको compare करना ही कोई उसका sense ही नहीं बनाता. Basically. I'll like to add something in it. See, these all are frozen food is a comfort food. राइट अगर आधी रात को आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो आप यू जस्ट ओपन अप योर फ्रिज, खोला, और योर सेंस ऑफ एक रिलीव होता है कि घर पे पड़ा हुआ है। कोई भी इमीडिएटली यू फाइंड आउट कि यार फ्रेंड्स आ गए हैं और अनइनवाइटेड गेस्ट आ गए हैं, सो यू फील अ सेंस ऑफ अपना रिलैक्सेशन कि आपके पास एक कंफर्ट फूड पड़ा हुआ है, गर्म किया और खा लिया। आप कभी भी फ्रोजन और फ्रेश को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। आप फ्रोजन को फ्रोजन से कंपेयर कीजिए, फ्रेश को फ्रेश से कंपेयर कीजिए, बट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन फ्रेश एंड फ्रोजन, दे बोथ आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी। मोस्ट लोगों का एक कंसर्न रहता है कि मतलब दे आर नॉट अवेयर ऑफ कि एक फ्रोजन फूड और एक फ्रेश फूड में न्यूट्रिशनल वाइज क्या डिफरेंस है। मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द फ्रोजन फूड एंड द फ्रेश वन, न्यूट्रिशनल वाइज, मतलब क्या डिफरेंस रहता है? मैं अभी पीछे आई थिंक देर मेरे को भी फर्म नहीं याद आ रही, देर इज़ अ गवर्नमेंट सम जिन्होंने सारे ये एक्सपेरिमेंट्स करे हैं। सो फ्रोज़न के अंदर, कीपिंग एनीथिंग फ्रोज़न के अंदर कोई न्यूट्रिशनल फैक्ट खराब नहीं होता, न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता, कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं होता। मैं अभी आपको इसका एग्जांपल भी दे दूंगा, वो जिन्होंने बताया है इवन द FSA, कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं है। फ्रोज़न ईटिंग इज एज गुड एज ईटिंग सेफ। It's very safe, it's very hygienic to eat it at home, and there is no nutrition loss in the frozen products. And also it, very pocket friendly also. In any kind of thing, even in veg, even in non-veg, there is no nutrition loss. It has been proven. मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत कंपनीज और भी अदर कंपनीज है मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, चिकन रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है, फ्रूट बनाती है,
पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हाउ ऑफन डू यू क्लीन योर मशीन्स, बिकॉज यू मस्ट बी यूजिंग द मशीन्स इन योर फैक्ट्री, राइट? तो आप कितने टाइम पे वो मशीन को क्लीन करते हो, उसका क्या प्रोसेस रहता है? It's everyday process. It's a constant process with every batch. Even in next batch, if we are putting next any other flavors, we have to wash it क्योंकि there are lot of flavors into it. वरना वो mix and match हो जाएंगे, तो वो तभी उसमें से जाएगा जब हम उसको वॉश करेंगे. एंड चिकन की शॉप और वाई वी इंसिस्ट की ओनर्स हैज टू बी इन द इन द शॉप एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ दिस हाइजीन फैक्टर. अगर चिकन का एक टुकड़ा अगर बाहर रह जाए, फ्लोर पे फ्रिज के साथ लगा हुआ बाहर रह जाए, जहाँ पे ओपन है, जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर नहीं है, और आपने अपनी शॉप का शटर बंद करा और आप नेक्स्ट डे आओगे तो आपको इतनी स्मेल आएगी कि आप सोच नहीं सकते. दैट्स वाई आप कई शॉप्स में जाओगे इन दिल्ली में, यू विल फील वेरी स्मेल इन इट. वो स्मेल इस करके आ रही है क्योंकि वो क्लीन नहीं कर रहे अपनी शॉप्स को. इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 3 times यू हैव टू क्लीन आउटलेट. मैं तो शॉप की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्री में तो हाइजीन फैक्टर्स तो इज नेक्स्ट लेवल, बट इवन इन द रिटेल आउटलेट्स ऑल्सो you have to clean 3 times. You have to use specific chemicals to wash the dishes as well, to the floor. आप ये नॉर्मल इंडस्ट्रियल चीज़ें ही यूज़ होती हैं मेंटेन करने के लिए उसको. अगर आप वो फैक्टर्स मेंटेन नहीं कर पाओगे, आई डोंट थिंक सो दैट हाइजीन फैक्टर एंड वो शॉप कभी मेंटेन रहेगी. दैट्स वाई वी डू स्पेसिफिक रेट्स, स्पेसिफिक विजिट्स टू आवर आउटलेट्स, एंड वी हैव गिवन स्पेसिफिक ट्रेनिंग टू देम ऑल्सो टू द अदर आउटलेट्स. एंड जो हमारे अपने कंपनी और आउटलेट्स हैं, वहाँ आप कभी भी आके देख सकते हैं, इतना रॉ चिकन, इतना रॉ प्रोडक्ट पड़ा होगा और आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ बीन क्लीनिंग थ्रू आउट द डे. इट्स अ थ्रू आउट द प्रोसेस. ऐसा नहीं आपने सुबह खोली और आपने रात को करी, नहीं, इट्स नॉट दैट प्रोसेस. इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट्स. तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मज़ा आया, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. थैंक यू साहिल फॉर इन्वाइटिंग अस, एंड बड़ा मज़ा है. आई थिंक इट्स अवर फर्स्ट पॉडकास्ट, एंड जो भी इसको आप कहते हैं, आई थिंक it's a very good thing what you are doing, and to the sharing our own journey, life journey with this platform with you. It's been a great honor. Or I would say in the end ki for success there is no shortcuts. I've always given advice by my elders, my chacha ji and my father, always given us शॉर्टकट का कोई मतलब अपने सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है. मेहनत करोगे तो फल मिलेगा आपको. रैबिट की स्टोरी पढ़ी थी ना, रैबिट और वो कछुए की. कछुआ ही विन करता है लाइफ में, भी कछुआ ही विन करेगा. जैसे मर्जी चल लो, विन कछुआ ही करेगा, रैबिट कभी विन नहीं करने वाला. वेरी सिंपल एज दैट. बी काम, बी ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट इन द प्रोसेस, द things will come to you automatically. अच्छा खिलाते रहो, आगे बढ़ते रहो. अच्छा खिलाते रहो, अच्छा खिलाते रहो, आगे बढ़ते रहो. मैं तो कबाब खा खा के ही बड़ा हूँ. तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है. उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा. लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी. बाय, गुड डे, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग. और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना.